दोस्तों, आज की जो पॉडकास्ट मैं आपको सुनाने वाला हूं उसे मैंने बहुत करीब से फील किया है, क्योंकि आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो हमारे यहाँ से, जहां मैं रहता हूं वहां से तकरीबन 25 से 26 किलोमीटर दूर की ही है। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हरियाणा राज्य के हिसार जिले के पास बने बरवाला शहर की। इसी शहर के एक विधायक हुआ करते थे जिनका नाम था रेलूराम पूनिया, और कहा जाता था कि अपने टाइम में इनसे ज़्यादा अमीर शख्सियत आसपास के शहरों में कोई नहीं थी। बहुत गरीबी से उठकर इन्होंने अपना जीवन बनाया था। ये पहले ट्रक क्लीनर का काम किया करते थे और आप सोच ही सकते हैं कि एक ट्रक क्लीनर कितना कमा सकता है। लेकिन बाद में इन्होंने काले तेल का बिजनेस स्टार्ट किया और कमाल की बात ये थी कि वो बिजनेस बहुत ज़्यादा बूम पर गया और ये सफलता की ऊंचाइयों पर थे। इन्होंने जोड़ते जोड़ते बहुत पैसा बनाया, बहुत ज़मीन खरीदी, बहुत बड़ी बड़ी आलीशान कोठियाँ इन्होंने बनाई, और एक कोठी इन्होंने स्पेशल अपने लिए बनवा रखी थी जिसमें कहा जाता है कि उनकी जो गाड़ियाँ थी वो उनके फर्स्ट फ्लोर तक जाया करती थी, उनकी छत तक जाया करती थी। जी हाँ, 25 एकड़ के अंदर वो कोठी बनी हुई थी, वो फार्म हाउस बना हुआ था, और उसी के अंदर ये रेलूराम पूनिया विधायक, जो कि बरवाला के विधायक थे, वहाँ रहा करते थे। इनकी स्टार्टिंग से ही यही इच्छा रही थी कि जो घर होगा मेरा उसके अंदर गाड़ियाँ सीधा मेरे कमरे तक आनी चाहिए और मैं गाड़ी से उतरूं और सीधा अपने कमरे में जाऊं। और ऐसा ही कुछ घर था जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। एक वो टाइम था जब इनके पास गुड़गांव, हिसार, दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, इन जैसे बड़े शहरों में भी बहुत नामी गिनामी जगहों पर प्रॉपर्टीज इनकी हुआ करती थी और लोग इन्हें बहुत एडमायर करते थे, बहुत बड़ा आदमी मानने लगे थे। इसी वजह से इन्होंने चुनाव भी लड़ा और ये एमएलए बने बरवाला शहर के। अब इनके अगर मैं घर की बात करूं तो इनके घर में कुल टोटल 8 लोग मौजूद थे। एक रेलूराम पूनिया खुद, इनकी पत्नी, इनका बड़ा बेटा सुनील, सुनील की पत्नी और उनके 3 बच्चे, और इसके अलावा रेलूराम पूनिया की बेटी सोनिया। लेकिन ये जो सोनिया थी, ये ताइक्वांडो की बहुत बढ़िया प्लेयर थी अपने टाइम की, और इसने बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भी देश के लिए खेले थे, लेकिन कभी नेशनल वगैरह में नहीं गई। लेकिन छोटे मोटे जो टूर्नामेंट्स थे वो खेले थे इसने और जीते भी थे। और इसी ताइक्वांडो को सीखते सीखते इसे एक संजीव नाम का लड़का मिला, वो भी ताइक्वांडो का प्लेयर था, और दोनों के अंदर रिश्ता बना, दोनों के अंदर प्यार मोहब्बत जगी, और अब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन यहाँ वही अब कद की बात आ जाती है, जहाँ संजीव एक बहुत ही नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करता था, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, वहीं रेलूराम पूनिया की बेटी सोनिया एक बहुत ऊंचे खानदान से थी। अब यहाँ दोनों का कोई मेल जो था, जो फैमिली बैकग्राउंड था, वो मैच नहीं कर रहा था। और यहाँ सोनिया ने अपने पिता रेलूराम पूनिया से कहा कि मुझे ऐसे ऐसे इस लड़के से शादी करनी है, और यहाँ रेलूराम पूनिया ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसका हमारा कोई मैच नहीं है। लेकिन यहाँ सोनिया अपनी जिद पर अड़ी रही और बेटी की खुशी को देखते हुए, बेटी की जिद को देखते हुए बाप को यहाँ झुकना पड़ा और दोनों की शादी करवा दी गई। अब यहाँ शादी हुई और कुछ ही टाइम बाद इनको एक लड़का भी हो गया। परिवार सेटल था, दोनों परिवार अलग अलग रह रहे थे, सोनिया और संजीव का अलग और रेलूराम पूनिया का अलग। लेकिन कुछ ही टाइम बाद सोनिया अपने पिता के पास पहुँचती है और कहती है कि पापा देखिए, संजीव का इतना बड़ा कोई कारोबार नहीं है जो वो मेरी इच्छाओं को पूरा कर सके, आप उसमें थोड़ी उसकी मदद कर दीजिए। आपके पास जो इतनी सारी ज़मीनें हैं, तकरीबन 150 या 200 किले उनके पास थे, 150 या 200 एकड़ ज़मीन उनके पास थी, और वहाँ तब पहुंचकर सोनिया ने अपने पिता रेलूराम पूनिया से कहा कि आप तकरीबन 50 एकड़ ज़मीन संजीव के नाम करवा दीजिए, वो उसमें कोई अपना काम छेड़ लेगा, कोई धंधा वगैरह स्टार्ट कर लेगा, और यहाँ हमारा परिवार भी सुखी हो जाएगा। अब यहाँ बेटी को देखते हुए, बेटी की जिद को देखते हुए उसने कहा कि ठीक है, हमारा दामाद ही तो है, सेटल हो जाएगा, थोड़ा बहुत कद हमारे बराबर का बन जाएगा, तो सोसाइटी में नाम थोड़ा लेवल का हो जाएगा। तो यहाँ रेलूराम पूनिया ने हाँ कर दी और कहा कि ठीक है, हम तुमको 50 एकड़ ज़मीन दे देंगे। लेकिन जैसे ही ये बात रेलूराम पूनिया के बेटे सुनील को पता लगी कि ऐसे ऐसे उसके पापा 50 एकड़ ज़मीन जो है वो अपनी बेटी के पति के नाम करवा रहे हैं, तो ये उनको बात सही नहीं लगी और उसने अपने पिता से कहा कि नहीं पापा, ऐसे नहीं करना, आप चाहते ही हैं उनकी मदद करना तो कोई फाइनेंशियली मदद कर दीजिए, थोड़े बहुत पैसे वगैरह दे दीजिए, लेकिन ये ज़मीन जो है वो बहुत मेहनत से हमने जोड़ी है, बहुत काम किया है, बहुत इंतज़ार किया है इस लेवल पर पहुँचने का, तो आप प्लीज़ ऐसे ज़मीन वगैरह उनके नाम मत करवाइए, कुछ पैसा वगैरह देना है तो दे दीजिए जिससे वो काम स्टार्ट कर ले। अब ये बात भी रेलूराम पूनिया को सही लगी कि हाँ, लड़का ठीक ही कह रहा है, तो उन्होंने वापस सोनिया को बुलाया और कहा कि देखो, हम तुम्हें ज़मीन तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ पैसे वैसे दे देंगे, अगर तुमको पैसे वगैरह चाहिए हो तो आप हमें बोलो, हम तुम्हारा कोई काम वगैरह स्टार्ट करवा देंगे। और जैसे ही ये बात सोनिया को पता लगती है कि ऐसे ऐसे उसके पिता ने भी अब मना कर दिया है और उसके भाई ने ही अपने पिता को ये कहा है कि आप उसको ज़मीन मत दीजिए, तो उसकी अपने परिवार के प्रति नफरत बढ़ जाती है और वो सोचने लगती है कि मेरे साथ मेरे परिवार ने ठीक नहीं किया और अब मैं इसका बदला उनसे लूंगी। अपने मन में वो खुंदक बना लेती है और अब वो यहाँ इनसे बदला लेने का सोचती है। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया और दिन आया 24 अगस्त 2001 का, जब सुनील के जो 3 बच्चे थे
उसमें से एक का बर्थडे था और 24 अगस्त का वो बर्थडे था, तो सभी ने सोचा कि पूरा परिवार इकट्ठा होगा, पार्टी वगैरह करेंगे, गेस्ट वगैरह बुलाएंगे, सभी रिश्तेदार वगैरह आएंगे और एक अच्छी सी पार्टी वगैरह करेंगे। लेकिन यहाँ सोनिया ने अपने पिता से कहा कि पापा पार्टी वगैरह करनी है तो कर लीजिए, लेकिन 24 अगस्त की बजाय 23 अगस्त को कर लीजिए, क्योंकि मुझे 24 अगस्त को थोड़ा काम है, मुझे बाहर जाना है। अब यहाँ बेटी ने कहा है तो पापा ने मान लिया, रेलूराम पूनिया मान गए और कहा कि ठीक है, हम पार्टी जो है वो 24 अगस्त की बजाय 23 अगस्त की रात को ही कर लेंगे। 23 अगस्त 2001 की रात वो पार्टी शुरू हुई। पार्टी में सभी ने एंजॉय किया, भरपेट खाना वाना खाया और सब अब बैठे थे आराम से, और धीरे धीरे कर जो गेस्ट आए थे वो भी जाने लगे, जो घर में नौकर आए हुए थे वो भी जाने लगे। और अब यहाँ पर घर में कुल टोटल 10 लोग बचे हुए थे। रेलूराम पूनिया खुद, उनकी पत्नी, उनका बेटा सुनील, उसकी पत्नी और उनके 3 बच्चे, यहाँ सोनिया और उसका पति संजीव। टोटल यहाँ 10 लोग आराम से बैठे हुए थे। 23 अगस्त की रात तकरीबन 11:30 का टाइम हो चुका था और अब यहाँ पर सभी सोने का प्लान बना रहे थे। लेकिन यहाँ सोनिया ने कहा कि आप सभी बैठिए, मैं सभी के लिए चाय वगैरह बना कर लाती हूँ। तो सभी ने कहा कि ठीक है, एक चाय वगैरह पी के सभी सो जाएंगे। तो यहाँ सोनिया रसोई में जाती है और चाय वगैरह बनाने लगती है। लेकिन यहाँ चाय बनाते बनाते उसने अपने प्लान को अंजाम दिया। यहाँ चाय में उसने बेहोशी की दवा मिला दी और सभी यहाँ पर अब बेहोश होने वाले थे। यहाँ उसने अपने पति के साथ मिलकर प्लान बनाया था कि अब हम सबको बेहोश करेंगे और अपने ही पूरे परिवार को खत्म कर डालेंगे। चाय सभी को सर्व की गई, सभी ने चाय पी और यहाँ अब धीरे धीरे कर सभी के सभी अपने अपने रूम में जाते ही बेहोशी की हालत में जाने लगे। अब क्योंकि संजीव और सोनिया ने वो बेहोशी वाली दवा अपनी चाय में नहीं मिलाई थी, तो वो बेहोश नहीं हुए और ना ही सोए, और वो रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास उठे और फिर एक एक कमरे में गए। सबसे पहले वो रेलूराम पूनिया के कमरे में गए। यहाँ पहुँचते ही उन्होंने देखा कि रेलूराम पूनिया बहुत आराम से सो रहे हैं, उनको कोई होश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। और इसके बाद सोनिया ने खुद अपने पति संजीव से कहा कि लोहे की रॉड उठा कर लाओ और अब मेरे पिता का कत्ल कर दो। सोचकर देखिए, एक बेटी ही अपने पिता के लिए ये बात कह रही थी। यहाँ एक बार तो संजीव ने खुद बाद में बयान में बताया कि जब उसने अपने पिता को मारने के लिए मुझे बोला तो एक बार तो मैं भी उससे डर गया था। ऑब्वियसली यहाँ डरना बनता भी था। कोई बेटी अपने ही पिता या फिर परिवार के लिए इतनी क्रूर कैसे हो सकती थी। लेकिन यहाँ जबरदस्ती अब संजीव से कहा कि जल्दी से लोहे की रॉड उठाकर लाओ और अब यहाँ मेरे पिता के सर पर दे मारो। संजीव बाहर गया, अपने कमरे से लोहे की रॉड उठाकर लाया और तुरंत आते ही उसने रेलूराम पूनिया के सर पर कई वार किए। रेलूराम पूनिया का सर फट चुका था और अब यहाँ पर उनका जो खून था वो पूरे कमरे में फैल चुका था, धीरे धीरे रिस रिस कर अब बहने लगा था। इसके बाद उन्होंने प्लान बनाया कि वो धीरे धीरे कर छोटे छोटे बच्चों को और पहले उसकी पत्नी को मारेंगे, यानी कि सुनील की पत्नी को वो खत्म करने वाले थे। उनका प्लान ये भी हो सकता था कि वो सुनील को पहले मारे, लेकिन सुनील अब क्योंकि हट्टा कट्टा था और हो सकता था कि वो चोट लगने से जाग जाए और उनका प्लान यहाँ फेल हो सकता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे एंड में हम सुनील को ही मारेंगे। खैर, अपने पिता को खत्म करने के बाद संजीव और सोनिया अपने माँ के कमरे में गए और वहां जाकर बिल्कुल उसी तरीके से अपनी माँ को मारा, कई वार किए सिर पर। और यहाँ अपनी माँ का कत्ल करने के बाद वो सुनील की पत्नी के कमरे में गए, जहां उसके साथ उसके 3 बच्चे भी सो रहे थे। यहाँ पहुंचते ही उन्होंने तुरंत सुनील की पत्नी का कत्ल किया और तीनों बच्चों को भी नहीं छोड़ा। सोचकर देखिए ये लड़की क्या कर रही थी। 3 छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी उसे दया नहीं आई, उनके भी सर फाड़ डाले उस लोहे की रॉड के साथ। यहाँ काम ये सारा संजीव कर रहा था, लेकिन करवा सोनिया रही थी। अंत में वो सुनील के कमरे में पहुंचे और यहाँ बिल्कुल पूरा संजीव ने अपना जोर लगाया और वही लोहे की रॉड अब सुनील के सर में दे मारी। सुनील के सर में लगते ही लोहे की रॉड उसका सर फट गया और वहां भी खून रिसने लगा। कई वार किए और उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि घर में कोई भी मेंबर बचना नहीं चाहिए, ताकि इनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी जो है वो हमारी हो जाए। अब यहाँ सभी लोग वहां मर चुके थे, घर के 8 सदस्य मर चुके थे, लेकिन यहाँ अभी काम खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही सोनिया ने देखा कि सभी अब मर गए हैं तो संजीव से उसने कहा कि एक रोड तुम मेरे सर पर भी मारो। तो संजीव यहाँ सोचने लग गया कि ये ऐसा क्यों बोल रही है। तो पलट में सोनिया ने संजीव को समझाया कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो सभी का शक हमारे ऊपर ही जाएगा, सुबह नौकर वगैरह आएंगे और फिर पुलिस भी यहाँ आएगी, तो ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ सभी के सभी विक्टिम है, कोई नहीं बचा। लेकिन मेरे सिर पर रोड इस तरह से मारना कि मैं सिर्फ बेहोश हूँ, मुझे कुछ ज्यादा चोट वोट ना लगे, जल्दी ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाऊं। तो यहाँ संजीव ने बिल्कुल ऐसा ही किया। एक हल्की सी चोट उसके सिर में भी मारी और चोट लगते ही सोनिया खुद भी जमीन पर गिर पड़ी, जिसके बाद संजीव वहां से निकल गया।
अब सुबह हुई। सुबह होते ही घर के नौकर चाकर वहां पहुंचे और घर का हाल देखकर वो दंग रह गए, क्योंकि अब जो ऊपर अपने कमरे में सभी लोग सो रहे थे उनका खून रिस रिस कर सीढ़ियों से होते हुए घर के मेन जो डाइनिंग रूम था उसमें आ पहुंचा था। और ये देखते ही सभी का दिल दहल गया। सभी नौकर वापस बाहर भागे, आस पड़ोसियों को बुलाया और तुरंत पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और एक बार तो पुलिस भी इस घर के अंदर जाने से डर रही थी, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक इतनी बड़ी शख्सियत के घर ऐसा कुछ हो सकता है। पुलिस अब अपनी छानबीन शुरू करती है। सभी लाशों को वहां से निकाला जाता है और अब तक पुलिस को यही लग रहा था कि यहाँ 9-10 लाशें पड़ी हुई हैं, सभी के सभी मर चुके हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोनिया को हाथ लगाकर देखा तो वहां भी अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पुलिस को पता चला कि सोनिया की अभी तक सांसें चल रही हैं। तुरंत सोनिया को अलग हॉस्पिटल में, बरवाला के ही एक अलग हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और फिर बाकी की जो लाशें वहां पड़ी हुई थी उन्हें पोस्टमार्टम के लिए वहां के सिविल हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। अब यहाँ 24 अगस्त का वो दिन आया था जब पुलिस वहां छानबीन कर रही थी। पुलिस को घर में कुछ नहीं मिला, लेकिन 25 अगस्त के दिन फिर पुलिस घर में पहुंची और अब फिर से एक बार घर की छानबीन की जानी थी और वो सीधा पहुंचे सोनिया के कमरे में। सोनिया के कमरे में पुलिस को एक डायरी मिली और इस डायरी ने ही, यकीन मानिए, पूरा का पूरा गेम पलट कर रख दिया। अभी तक ये क्राइम जो था वो बिल्कुल परफेक्ट क्राइम था, किसी को शक ही नहीं था कि घर का ही कोई मेंबर ऐसा कर सकता है। लेकिन वो जो डायरी मिली थी उस डायरी के हिसाब से ही पुलिस को पता लग गया था कि यहाँ जरूर कोई घर का मेंबर शामिल है। जी हाँ, उस डायरी के अंदर क्या लिखा हुआ था वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उस डायरी के अंदर एक नोट मिला था, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वो डायरी वैसे पर्सनल थी सोनिया की, लेकिन उसके अंदर एक नोट अलग से पेज को फाड़ कर लिखा हुआ था और उस नोट में सोनिया ने संजीव को खत लिखा था और उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि संजीव, तुम यहाँ मेरे पास आओ, या तो तुम मेरी मदद करो मेरे परिवार को खत्म करने में, या फिर ये काम मैं ही अकेली करूं। यकीन मानिए, जब पुलिस वालों ने ये चीज पढ़ी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए कि एक बेटी ही अपने पिता या फिर अपने परिवार के लिए ऐसा कैसे सोच सकती है। तब पुलिस हॉस्पिटल पहुंची जहां सोनिया एडमिट थी और वहां उससे बात की गई कि ये नोट किसका है। तो यहां सोनिया बोलने लगी कि ये डायरी मेरी नहीं है, ये राइटिंग भी मेरी नहीं है। जिसके बाद सोनिया के राइटिंग सैंपल्स लिए गए और फिर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से ये नोट और ये डायरी और जो लिख कर दिया था सोनिया ने वो मैच करवाया गया और ये सारी हैंडराइटिंग मैच हो गई। अब यहाँ ये सिद्ध हो चुका था कि ये डायरी भी सोनिया की है और ये नोट भी सोनिया द्वारा ही लिखा गया है। और फिर सोनिया के ठीक होते ही उसे पुलिस स्टेशन लाया गया और वहां उसे कड़ी पूछताछ की गई और पूछा गया कि यहाँ ये सब क्या हुआ है। थोड़ा जोर डालते ही उसने सब कुछ उगल दिया और यहाँ अब संजीव को पकड़ा जाना था। संजीव वहां से भागकर दिल्ली या फिर एनसीआर में कहीं छिपा हुआ था और वहां से तब संजीव को भी गिरफ्तार किया गया। संजीव को पकड़कर लाते ही दोनों ये टूट गए और दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि ऐसे ऐसे हमारे घर वाले जो थे वो हमें अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहे थे और अब उन्हें खत्म करना हमारी मजबूरी बन चुकी थी। लेकिन हम एक परफेक्ट क्राइम करना चाहते थे पर यह परफेक्ट क्राइम हो नहीं पाया। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी डायरी वहां से उठानी कैसे भूल गई। अगर मुझे पता होता कि ये डायरी भी मेरी जान की दुश्मन बन सकती है तो मैं ये जरूर उठा लेती। लेकिन अब सब कुछ सच पुलिस के सामने आ चुका था, मीडिया में आ चुका था। वहां के लोग जो थे आसपास रहते थे रेलू रामपुनिया के घर के आसपास, उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि घर का ही मेंबर उनके साथ ऐसा कर गया। अब शुरू हुई यहाँ कोर्ट की प्रक्रिया। अब यहाँ कोर्ट के चक्कर शुरू हुए। सबसे पहले पुलिस सोनिया और संजीव को हिसार सेशन कोर्ट में लेकर पहुंची। हिसार सेशन कोर्ट में ये केस 2-2.5-3 साल चला। इसके बाद वहां की कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि इन दोनों को फांसी दी जाएगी। अब इनको ये अपने किए हुए की सजा फांसी बहुत ज्यादा लग रही थी, तो ऑब्वियसली इन्होंने फांसी की सजा को चैलेंज किया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पंचकुला में। कमाल की बात यह थी कि वहां भी जब ये केस चला तो 1 साल तक वहां के भी कोर्ट को लग रहा था कि फांसी की सजा ठीक है, लेकिन एंड में उन्होंने इस फांसी की सजा को कम करके उम्र कैद में बदल दिया। अब यहाँ इन दोनों को यानी कि सोनिया और संजीव को ये उम्र कैद की सजा भी बहुत ज्यादा लग रही थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी इस उम्र कैद की सजा को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में चैलेंज किया और वहां ये रिक्वेस्ट करी कि मेरा बेटा है एक छोटा सा, उसकी बिहाफ पर हमारी सजा को कम किया जाए। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बजाय सजा कम करने के वापिस जो हिसार लोअर कोर्ट का फैसला था उसे बरकरार रखा और वापिस उम्र कैद की सजा को फांसी की सजा में तब्दील कर दिया। उनका मानना था कि क्राइम जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है और यहाँ फांसी की सजा ही ठीक है। 2007 में एक वो दिन भी आया जब इनका फांसी का दिन था वो, और उस दिन इन्हें सजा दी जानी थी। जेल में सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन फाइनली इन्होंने मर्सी पिटीशन दायर करी और वो फाइल सीधा पहुंची हमारे राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी के पास। वहां भी इनकी फाइल कई साल अटकी रही, लेकिन बाद में वहां से भी उन्हें रिजेक्शन ही मिली थी और फांसी की सजा बरकरार रही थी। आज भी उनकी ये सजा फांसी की बरकरार है और आज ये दोनों यानी कि सोनिया और संजीव अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद हैं और अपनी फांसी की सजा का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सोचकर देखिए, यहाँ एक बेटी और दामाद ने मिलकर कैसे एक बहुत फले फुले परिवार को उजाड़ कर रख दिया सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में, और वो प्रॉपर्टी इनकी कभी हो भी नहीं पाई।
तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। और यार मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर ले। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट स्वाति मिश्रा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी वो भी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।